हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्लस वन फिजिक्स। अब नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 7 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। ओके, बट ये इस लेक्चर में सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है सिर्फ। हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के लिए क्या क्या फिज़िकल क्वांटिटीज़ ज़रूरी है। एक आप इसमें देख रहे हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर एंड प्लास्टिक बिहेवियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ओके, बट एक डिफॉर्मिंग फोर्स भी है हमारे पास। बट इट डिफॉर्मिंग फोर्स, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी which produces change in its shape of body instead of its state of rest or uniform motion of the body। ओनली जो उसमें उसकी शेप में चेंज करेगा सिर्फ, उसको हम फोर्स को कह लेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास दो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो इलास्टिसिटी इलास्टिक बिहेवियर एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द बल्क मैटर्स। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ओके, सेकंड क्या होगा? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप and size when deforming force are removed is called plasticity। कौन कौन से मटेरियल इलास्टिक मटेरियल ऐसे लाइक हम कह सकते हैं उसको स्टील, कॉपर, आयरन। ठीक है ना, उसमें हमने डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से। जैसे हम बात कर रहे हैं स्टील, आयरन या कॉपर है, इसकी इलास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर से हम दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़ को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। बट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कोई भी नहीं होती है। ठीक है, आइडियल जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है वैसे नहीं होता, अदरवाइज उसकी शेप में थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ व्हेन ए वायर इज लोडेड विद within elastic limit, the extension produced in the wire is directly proportional to the load applied। और हम कह सकते हैं within the elastic limit stress directly proportional to, this is directly proportional to the strain। तो stress upon strain हमारे पास equal to यहाँ पे कह सकते हैं कि stress is equal to constant into strain। ओके, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो व्हाट इज स्ट्रेस? जस्ट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स। एक और इसमें हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। अभी तक हमने रीस्टोरिंग फोर्स में डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़ा, बट ये रीस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स विच ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल शेप और कन्फिग्रेशन, या जिस फोर्स के कारण कोई बॉडी जो है वो अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस इज इक्वल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और सिंपली आप इसको लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर के लिए भी इसको
कर लेते हैं, पास्कल वेदर भाई प्रेशर का यूनिट है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्ट्रेस इज इक्वल टू ml -1 T -2. C, the dimensional formula of force is ml T -2 डिवाइड बाई L2। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ml -1 T -2 डायमेंशनल फार्मूला। यू नो जो स्ट्रेस जो है वो देयर आर द 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक रहती है उसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस, और एक होता है इसमें जिसको हम कह लेंगे बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। नॉर्मल, बल्क स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, देयर आर द 3 टाइप्स। लेकिन नॉर्मल जो स्ट्रेस है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर लाइक दिस उसके लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज यदि इसमें हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, लाइक इस साइड को और एक साइड को कर रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को नाम देते हैं हम, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। When there is an increase in the dimension of the body along the direction of the force, like see here, और यदि मान लो उस बॉडी को हम फोर्स ऐसे नहीं बल्कि इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कह लेंगे व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपने हुक्स लॉ में देखा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इट मीन दैट जैसे किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस रहेगा तो उसी तरह से उसमें स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा। तो व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन होता है द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी change in the dimension change in the dimension of the body to the original dimension या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है कि तो इसका मतलब क्या है, चेंज द डायमेंशन टू द बॉडी ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम हो गया इसका दोनों, तो ये इट हैज़ नो यूनिट्स। अब एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें देखेंगे इसमें, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जिस टाइप से हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसी टाइप में स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा। देयर आर द 3 टाइप ऑफ द स्ट्रेस। जो नॉर्मल स्ट्रेस में हम इसको कह रहे हैं लाइक दिस, यदि इसको हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या लेते हैं हम, उस टाइप की जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इसमें उसको कहें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। बल्क स्ट्रेस, जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई ये बॉडी है, पहले इसका साइज ये था लाइक दिस, अब इसमें फोर्स ऐसे लग रही है, इसको हम क्या लेते हैं बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। चेंज इन द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड सी इन दिस shear strain, delta phi is equal to delta L upon L, where delta L what is displacement of the face on which the force is applied and L is the length of the face। ठीक है, कि उसका फेस कैसे टर्न कर रहा है विद एंगल, दैट इज कॉल्ड ए shear strain। ठीक है।
अब हमारे पास हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अभी जो कांस्टेंट जो है इसको कह लेते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है टू डिफाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क मैटर। ओके, अब हमें पता तीन टाइप का स्ट्रेस होती है, दे आर द थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेन, तो इट मीन्स दैट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन टाइप की होगी। फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि ऑनर टू दिस साइंटिस्ट यंग्स मॉडुलस, यंग्स का। नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, और compressibility, the reciprocal of the bulk modulus of the material is called a compressibility। ओके, तो ये आपके पास इसमें रहेगा, जिसको इसमें डिफाइन करेंगे, जो मेन इसके पॉइंट है उसी से हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं उसको पॉइंट। जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, the stress at the limit of the proportionality point is known as proportionality limit. Elastic limit is a very important one. Again, the maximum stress which can be applied to a wire so that on unloading it return to its original length is called elastic limit. So that on the removal of unloading means रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, अनलोडिंग को हम कह सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। यील्ड पॉइंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें डिस्कस करने के लिए। द स्ट्रेस बियॉन्ड विच द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेज वर्चुअली फॉर नो इंक्रीज इन द स्ट्रेस, उसके आगे हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, फॉर नो इंक्रीज इन द स्ट्रेस। प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक रीजन, उसके बाद द रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द ब्रेकिंग पॉइंट इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। फ्रैक्चर पॉइंट, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस corresponding to the wire to which the wire breaks is called breaking point। work done in stretching a wire per unit volume, energy store per unit volume of a specimen, that is equal to 1 by 2 multiplied by stress into strain। Elastic after effect, the delay in the regaining the original state by a body after the removal of deforming force is called elastic after effect। ठीक है, जब उसको फोर्स अप्लाई करें उसके बाद उसका इलास्टिक बिहेवियर क्या शो करेगा, regaining the original state by a body after the removal of deforming delay। ठीक है, the elastic fatigue, the loss in the strength of the material caused due to the repeated alternative strain to which the material is subjected। ओके, उसको हम इलास्टिक फटीग कह लेते हैं, जहाँ पे अपनी इलास्टिक फटीग का मतलब क्या होगा, द बॉडी लूजेज इस इलास्टिक लिमिट, जब लूज कर देगा तो मटीरियल इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। पॉइजन रेशो, द रेशो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये कुछ इसमें डिफरेंसेस है, बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और this is your eta, which is the modulus of rigidity, और एक सिग्मा है
लेटरल स्ट्रेन। तो ये रिलेशन है इन सभी के बीच में। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि इलास्टिक बिहेवियर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। मेटालिक पार्ट ऑफ द मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। Metallic rope used in the crane to lift heavy weight are decided on the elastic limit of the material. Okay, so in designing the beam to support the load, construction of the roof and bridges, beam जानते हैं उसमें जो यदि उसमें हमने ब्रिजेस के लिए या कोई बड़ी बिल्डिंग के लिए जो है तो उसके इलास्टिक मटेरियल से उसको डिफाइन या उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम उसको। प्रेफरेंस ऑफ हॉलो साफ्ट देन सॉलिड साफ्ट, ठीक है, हॉलो साफ्ट एंड सॉलिड साफ्ट। एक जो पाइप है हमारे पास, मान लीजिए लाइक दिस, एक हॉलो होती है लाइक अंदर से जो खाली है उसको हॉलो साफ्ट जो है। कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन, उसका हम इलास्टिक बिहेवियर से, जो मटेरियल का रॉक का जो मटेरियल है उसके इलास्टिक बिहेवियर से हम उसकी माउंटेन का हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन कि हम इसमें क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे।